जैसा कि आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री के पिछले वीडियो में आप लोगों ने लॉर्ड डीटन के संबंध में पढ़ा होगा। अब हम लोग आगे जो वायसराय है उस वायसराय के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अगला जो वायसराय के रूप में जो गद्दी संभाला था उसका नाम था लॉर्ड रिपन। अब इसी लॉर्ड रिपन के बारे में हम लोग किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में वो हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आपका हो गया अगला लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन का जो शासनकाल है, जैसा कि लीटन में आप लोगों ने देखा कि 1876 से 1880 तक उसका कार्यकाल था। अब इसका जो कार्यकाल बनता है वो 1880 से लेकर के 1884 ईस्वी तक, 1880 से 84 ईस्वी तक। अब इस 1884 ईस्वी तक के बीच में इसने बहुत सारे अच्छे अच्छे भारतीयों के पक्ष में कार्य किया। अब उस भारतीयों के पक्ष में इतना अच्छा कार्य किया, भारतीयों के फेवर में किया, इसी कारण से लॉर्ड रिपन के शासनकाल को आधुनिक इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। और इस लॉर्ड रिपन ने अपना एक स्टेटमेंट भी दिया था। वो स्टेटमेंट कौन सा दिया था? तो इसने अपना स्टेटमेंट दिया था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से न करना। और ये अपनी कहावत पे चरितार्थ भी हुआ और इसने भारतीयों के फेवर में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। इस कारण से लॉर्ड रिपन के शासनकाल को आधुनिक इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। आपके परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। तो हमने बता दिया आपको कि आधुनिक इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन। अब मैं आप लोगों के सामने दो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए देता हूं और कमेंट में आप लोग ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा कि प्राचीन इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मध्यकालीन इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है। या फिर तीसरा क्वेश्चन कि मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। तो ये चार क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस चार में से आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है। एक आपका दिल्ली सल्तनत में आता है कि दिल्ली सल्तनत का एक क्वेश्चन ये है कि दिल्ली सल्तनत में विजारत काल का स्वर्ण युग किसे कहते हैं। ये 5 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं भी देख सकूं कि हमारे जो प्रिय स्टूडेंट्स हैं वो मेरे वीडियो के अलावा कुछ एक्स्ट्रा और भी पढ़ते हैं या नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं आपके मूल टॉपिक पे और वो मूल टॉपिक आपका लॉर्ड रिपन। और इसी लॉर्ड रिपन के ईयर बाय ईयर जो भी इसने कार्य किया उसके संबंध में हम लोग पढ़ेंगे। और इसने 1880 में पदभार ग्रहण किया और 1881 ईस्वी में इसने कौन कौन सा प्रमुख कार्य किया। तो 1881 ईस्वी में इसने प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया। प्रथम कारखाना अधिनियम पारित। और ये जो प्रथम कारखाना अधिनियम था, ये प्रथम कारखाना अधिनियम के अंतर्गत इसने भारतीयों के फेवर में कार्य किया। और इसी अधिनियम में फैक्ट्री की परिभाषा दी गई थी और फैक्ट्री किसको कहा जाएगा या फैक्ट्री में क्या शामिल होगा, इसके संबंध में इस अधिनियम में फैक्ट्री की परिभाषा के रूप में यह कहा गया कि अगर ऐसा उद्योग जहाँ पर 100 व्यक्ति कार्य में संलग्न हैं या 100 व्यक्ति मिल करके कम से कम 4 माह तक कार्य करते हैं तो वो फैक्ट्री के रूप में उसको माना जाएगा। उसके बाद से इसी फैक्ट्री अधिनियम में इसके द्वारा 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए कार्य का समय निर्धारित किया कि 7 से 12 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों के साथ कितने घंटे कार्य कराए जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया जो भारतीय मजदूरों के फेवर में ये चीज़ लाया गया था। उसके बाद 1881 ईस्वी में इसके शासनकाल में नियमित जनगणना कराई गई थी। नियमित जनगणना। और ये जो नियमित जनगणना कराई गई थी, ये नियमित जनगणना जो है 1881 में कराई गई और इसमें ये कहा गया कि प्रत्येक 10 वर्ष पर भारत में जनगणना होती रहेगी। अब कुछ और क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ कि नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में कराई गई, तो 2021 की जो जनगणना हुई थी वो भारत के किस क्रम की जनगणना थी। उसके बाद से
2021 नहीं, 2011, सॉरी 21 की तो अभी चल रही है, क्योंकि आपका कोविड के कारण जो था वो जनगणना कराने में डिले हुआ, जिसके कारण 2021 की जनगणना अभी पेंडिंग चल रही है। तो 2011 की जनगणना का क्रम कौन सा था? दूसरा क्वेश्चन, 2011 में जो जनगणना कराई गई थी वो भारत के किस क्रम की जनगणना थी? तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 7 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे दिया। अब आगे आते हैं 1882, और इसमें 1882 में इसने कौन कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया? तो 1882 ईस्वी में इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त। जैसा कि इसके पहले वाले हम लोगों ने टॉपिक में पढ़ा कि लॉर्ड लीटन जो था, वो लॉर्ड लीटन जो था ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लाया था, और इसी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को गैंगिंग एक्ट के नाम से जाना गया, और जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने बता दिया कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के अंतर्गत जितने भी भारतीय भाषा में समाचार पत्र छपते थे उन सभी समाचार पत्रों को छपने पर रोक लगा दी गई, और उसी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया। उसके बाद अगला आ जाता है कि इसी रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके कई एग्जाम्स में आ गया है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? स्थानीय स्वशासन का जनक, तो स्थानीय स्वशासन का जनक कौन हो गया? लॉर्ड रिपन हो गया। और इसी लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन के लिए 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, जिसमें आपका पहला क्या था? तो पहला आपका था तालुका बोर्ड। दूसरा आपका था म्यूनिसिपल बोर्ड, और तीसरा आपका है जिला बोर्ड। तो इस तरीके से जिले स्तर को 3 विभागों में इसके क्या कर दिया? 3 इकाइयों में विभाजित कर दिया, जिसे तालुका बोर्ड, म्यूनिसिपल बोर्ड और जिला बोर्ड के नाम से जाना जाता है। अब ये तालुका जो बोर्ड था ये सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, और इस स्थानीय स्वशासन का सबसे बड़ी इकाई जिला बोर्ड को माना जाता था। और अगला इसमें रिपन ने क्या किया? तो हंटर कमीशन का गठन किया था। हंटर कमीशन का गठन। अब हंटर कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो इसका उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा का विकास। एक और क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछ देता है कि हंटर कमेटी का भी गठन हुआ था, और उस हंटर कमेटी का जो गठन हुआ था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हुआ था, जबकि आपका हंटर कमीशन का गठन प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए किया गया था। तो ये सारा काम जो है 1882 में किया, और उसके बाद से हम लोग आ जाते हैं 1883 ईस्वी। और 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल लाया। और ये इल्बर्ट बिल क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। तो इल्बर्ट बिल जब इसने पास किया या प्रस्ताव लाया, तो इस इल्बर्ट बिल में जो भी आपके यूरोपीय मुकदमे हुआ करते थे, उन यूरोपीय मुकदमों में भारतीय न्यायाधीशों को सुनवाई करने का अधिकार नहीं दिया जाता था, और बाद में अंग्रेज़ों ने इसका काफ़ी विरोध किया, और इसी बिल के माध्यम से यूरोपीय मुकदमों में भारतीय न्यायाधीशों को मुकदमों में सुनवाई करने का प्रस्ताव लाया गया था, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने काफ़ी विरोध किया, और इस विरोध के कारण यह बिल पास नहीं हो पाया, और इसे रिपन ने वापस ले लिया। अब इसी इल्बर्ट बिल को एक तरीके से श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इस बिल का विरोध किया, और अंग्रेज़ों ने जब विरोध किया तो इस कारण से इसे श्वेत क्रांति का नाम दिया गया। अब 1883 ईस्वी में इसके द्वारा इल्बर्ट बिल विधेयक लाया गया। तो इसने अगला काम क्या किया कि जो सिविल सेवा ICS की परीक्षा आयु थी, ICS की परीक्षा आयु, तो ICS की जो परीक्षा आयु निर्धारित किया था अंग्रेज़ों ने, उसकी आयु निर्धारित किया था 19 वर्ष, और इसी 19 वर्ष की अधिकतम आयु को बढ़ा करके ये कितना कर दिया? तो ये 21 वर्ष
इसकी आईसीएस के परीक्षा की आयु कर दिया। तो ये भी एक तरीके से भारतीयों के फेवर में था, क्योंकि आपका अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय जो हैं वो कम से कम उच्च पदों पर नियुक्त किए जाएं। तो जाहिर सी बात है कि जब एक तरीके से एज लिमिट कम किया जाएगा तो भारतीयों के पास उतना इंग्लिश का टैलेंट नहीं हुआ करता था जिसके परिणाम स्वरूप वो आईसीएस की परीक्षा निकाल सकें। और जब इसने 21 वर्ष कर दिया तब उसके बाद एक तरीके से भारतीयों को भी आईसीएस परीक्षा देने का मौका प्राप्त हो गया। और ये जो आईसीएस परीक्षा थी, इतना ये लोग भेदभाव करते थे कि इस आईसीएस की परीक्षा का एग्जामिनेशन सेंटर इंग्लैंड में रखे हुए थे। बाद में जब भारतीयों ने इसका विरोध किया तब जाकर के इसका सेंटर जो है इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। और जब इलाहाबाद में स्थापित किया गया तो इस प्रतियोगी परीक्षा का जो पहला एग्ज़ाम, आईसीएस का पहला एग्ज़ाम इलाहाबाद में हुआ, वो किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1921 में। अब इसी लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल हुआ करती थी और इसी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का उपनाम हुआ करता था लेडी विथ लैम्प। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ चुका है कि लेडी विथ लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो लेडी विथ लैम्प के नाम से आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और इसी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इस लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कह करके संबोधित किया था। और इसके शासनकाल को हमने बताया ही कि स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अब इसकी पुस्तक, लॉर्ड रिपन की पुस्तक कौन सी थी? तो लॉर्ड रिपन ने एक पुस्तक लिखा था और उस पुस्तक का नाम था द ड्यूटी ऑफ एज। पुस्तक का नाम क्या था? द ड्यूटी ऑफ एज। द ड्यूटी ऑफ एज। तो इस तरीके से आपका ये जो लॉर्ड रिपन के संबंध में जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, इस महत्वपूर्ण कार्यों को हमने आपके सामने डिस्क्राइब कर दिया। अब इसमें एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ कि इसी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया। इसी के शासनकाल में 1881 में पहली बार नियमित जनगणना कराई गई और प्रत्येक 10 वर्ष पर भारत में जनगणना होने लगी। उसके पश्चात इसने लॉर्ड लीटन द्वारा पारित किए गए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को इसने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया और भारतीय भाषा में समाचार पत्र छपने प्रारंभ हो गए। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है और इसने स्थानीय स्वशासन को 3 इकाइयों में विभाजित किया। उसके बाद से प्राथमिक शिक्षा का विकास करने के लिए इसने हंटर कमीशन का गठन किया और उसके बाद से 1883 में इसने इल्बर्ट बिल विधेयक लाया और उसी इल्बर्ट बिल विधेयक के अंतर्गत यूरोपीय मुकदमों में भारतीय न्यायाधीशों को मुकदमों में सुनवाई करने का अधिकार दिया गया, लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण यह बिल पास नहीं हो सका। इस कारण से इल्बर्ट बिल को अंग्रेजों ने जब विरोध किया तो इसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना गया। और इसने आईसीएस में परीक्षा की आयु 19 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया। और इसने लॉर्ड रिपन ने जो पुस्तक लिखा उस पुस्तक का नाम था द ड्यूटी ऑफ एज। अब इसके बाद जो वायसराय के रूप में आया वो आपका वायसराय के रूप में लॉर्ड डफरिन आया था। लॉर्ड डफरिन। और इस लॉर्ड डफरिन का शासनकाल कब से स्टार्ट माना जाएगा? तो आपने देखा कि लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1884 से है। तो इस डफरिन का जो शासनकाल है वो 1884 से लेकर के आपका 1888 तक है। तो अगली हेडिंग आप लोग बना लीजिए, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। और ये लॉर्ड डफरिन का शासनकाल 1884 से लेकर के 1888 तक। और इसके द्वारा जो भी प्रमुख कार्य किए गए वो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य, इसके द्वारा आईएनसी की, इसके शासनकाल में आईएनसी की स्थापना हुई थी। तो पहला पॉइंट हो जाता है आईएनसी की स्थापना। आईएनसी की स्थापना। और ये आईएनसी कौन है? तो आईएनसी का फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इसी लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो इसका संस्थापक कौन हो गया? एओ ह्यूम या एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और इसी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का उपनाम क्या है? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का उपनाम है शिमला का सन्यासी।
और इस आईएनसी पे और भी मैं जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आईएनसी का एक अलग वीडियो आप लोगों को डाउनलोड करूंगा या बताऊंगा कि आईएनसी का संस्थापक कौन हुआ, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई, उसके साथ साथ आईएनसी का प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन हुआ, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुआ, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हुई, आईएनसी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हुई, आईएनसी का प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन हुआ, आईएनसी का पहला अधिवेशन कहाँ पर जो गांव में किया गया था, गांधी जी आईएनसी के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए स्वतंत्रता के। तो इस तरीके से ये आईएनसी के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसका मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और उसको अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो एक क्वेश्चन आईएनसी से श्योर एंड सर्टेन रहेगा। अब आते हैं आईएनसी की स्थापना कब हो रही है, तो 28 दिसंबर 1885 का ये इसके शासनकाल का महत्वपूर्ण कार्य। उसके बाद 1885 में ही इसके द्वारा टेनेंसी एक्ट पारित कराया गया। बंगाल एवं अवध में क्या किया गया, टेनेंसी एक्ट पारित। और ये जो टेनेंसी एक्ट था, टेनेंसी की हिंदी होती है आपका काश्तकारी अधिनियम। तो ये एक तरीके से जो किसानों से भूमि को छीन लिया जाता था, और इसी एक्ट के पारित होने के पश्चात अब जो भूमि का मालिक होता था उससे संबंधित बहुत सारे नियम कानून प्रोवाइड कराए गए, और ये कहाँ पर, तो बंगाल एवं अवध में। और फिर उसके बाद 1887 ईस्वी में एक अलग प्रांत के लिए इसने टेनेंसी एक्ट पारित कराया, और वो अलग स्टेट कौन सा था, पंजाब का टेनेंसी एक्ट इसने पारित कराया। उसके बाद से दूसरा जो महत्वपूर्ण आ जाता है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये होता है कि आईएनसी की स्थापना किसके शासनकाल में की गई, तो लॉर्ड डफरिन। और अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में आ जाता है वो 1887 में ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, विश्वविद्यालय की स्थापना। तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके पहले 3 अन्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी थी, और वो 3 विश्वविद्यालय आपका 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में स्थापित किया गया, और भारत का जो चौथा विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ वो 1887 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। उसके बाद से इसका एक स्त्रियों की सुधार करने के लिए, जो भी भारतीय स्त्रियां थीं उन स्त्रियों में सुधार लाने के लिए इसने एक अलग से डफरिन फंड की स्थापना किया था। डफरिन फंड की स्थापना, और इसका उद्देश्य क्या था, डफरिन फंड की स्थापना करने का उद्देश्य स्त्रियों की दशा सुधारना, स्त्रियों की दशा सुधारना। और इसी स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए इसके द्वारा डफरिन फंड की स्थापना किया गया, सुधारने हेतु। तो इस तरीके से लॉर्ड डफरिन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बस इतने ही बनते हैं। अब इसके बाद से हम लोग आगे वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। जो अगला वायसराय हुआ था लॉर्ड लैंसडाउन, और इसी लॉर्ड लैंसडाउन का जो शासनकाल है वो 1888 से लेकर के आपका 94 तक है। और इस लैंसडाउन के शासनकाल में जो भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए उसको मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।